Hello students, very good morning. Welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 RB रायसिंह नगर. स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर एक बहुत ही फेमस एंड बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइम है ये तोरू दत्त की. जैसे कि आप नाम स्क्रीन पे देख रहे हैं, अवर कैजुरेना ट्री. ओके, जो आपके MGSU यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस के अंदर है स्टूडेंट्स. आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर है, जो आपका फर्स्ट पेपर है पोइट्री एंड ड्रामा. तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोइम है. तोरू दत्त ने इसको लिखा है और पोइम का जो नेम है, टाइटल है, वो क्या है? अवर कैजुरेना ट्री. ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि कैजुरेना जो ट्री है वो किसने लिखा है? तोरू दत्त ने लिखा है इसको. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं सबसे पहले तो टाइटल क्लियर करता हूँ कि कैजुरेना जो ट्री है वो स्टूडेंट्स बेसिकली जो ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है. ओके, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाया जाता है ये जो कैजुरेना ट्री होता है. और इसकी आपको मैं थोड़ा पिक्चर्स दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का ये पेड़ होता है. अब इसकी जो आप यहाँ पे जो ब्रांचेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको ऐसे पतली पतली ऐसे झाड़ू की तरह लगती हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, तो ऐसी कुछ जो इसकी ब्रांचेस आप देख रहे हैं यहाँ पे. ओके, ये इसका ऐसा ट्रंक होता है. एक पिक और आपके लिए मैं दिखा देता हूँ. कुछ इस तरीके का इस पे आप कह सकते हैं कि जो इसका फ्रूट लगता है, तो इस तरीके से लगता है, घोड़े की पूंछ जैसे इसकी जो ब्रांचेस होती हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी कैजुरेना ट्री के बारे में कि दिखने में कुछ ऐसा होता है, और ये उसी की पिक है कैजुरेना ट्री की. तो अब हम बात करेंगे कि ये जो कैजुरेना ट्री है वो तोरू दत्त के लिए इस पोइम में क्यों इंपॉर्टेंट है, उसने क्यों चुना इस कैजुरेना ट्री को, ये अपने पोइम के लेटर हाफ में बात करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं तोरू दत्त के बारे में कि तोरू दत्त कौन थी. क्या तोरू दत्त अगर माने इतनी नेम और फेम इनको क्यों मिला? ओके, तो तोरू दत्त के बारे में अपने अभी थोड़ा डिटेल से बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे जो आज की हमारी जो पॉइंट है, जो हमारी पॉइंटेस है, वो तोरू दत्त है. तो तोरू दत्त के बारे में हम अभी नेक्स्ट बात करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, तोरू दत्त अगर मैं उसकी एज अ पोइट बात करूँ तो फर्स्ट इंडियन पोइटेस इन इंग्लिश. अगर अपने इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फर्स्ट पोइटेस इन इंग्लिश मानी जाती है उसको हम तोरू दत्त को मानते हैं. जैसा आप यहाँ पे उनका एक ग्राफिक भी देख रहे हैं, इंडो एंग्लियन पोइट. और ये क्या है? इंडो एंग्लियन पोइट है. अब ये जो आपकी मैंने प्रीवियस क्लास में आपकी जो एक और हमारी पोइम थी ना, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, तो उसके अंदर भी आपको मैंने बताया था कि नजीम जो इजिकल हैं, ओके, वो बेसिकली क्या थे? इंडो एंग्लिकन थे, है ना. ठीक है, क्योंकि वो भी भारतीय नेटिव के थे और लिखते किस में थे? इंग्लिश में थे. तो बेसिकली जो तोरू दत्त है वो भी भारतीय नेटिव की है, मतलब भारत की रहने वाली है. और अगर अपने बात करें तो ये एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती है, बंगाली थी ये. और लेटर ऑन बाद में इनका जो फैमिली थी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था, मतलब क्रिश्चियंस बन गए थे वो. पहले ये क्या थे? बंगाली थे. ओके, और ये क्या थी? इंडो एंग्लियन पोइट, यानी कि ये बेसिकली बंगाली है, भारतीय है. लिखती कौन सी भाषा में थी? ये इंग्लिश में लिखती थी. हालांकि इन्होंने बाद में फ्रेंच में भी लिखा, बंगाली में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा. ओके, एनिशियंट बैलेड्स एज बेस्ट वर्क इन इंग्लिश. अब देखिए, ये इनका एक जो कलेक्शन था एनिशियंट बैलेड्स, इसको अपने बेस्ट वर्क इन इंग्लिश मानते हैं अगर अपने इंडियन लिटरेचर की बात करें. इफ वी टॉक अबाउट इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, then Toru Dutt's work ancient ballads are considerably the best work in English. Okay, तोरू दत्त के बारे में कुछ और बात करते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि तोरू दत्त का जो बर्थ होता है वो होता है 1856 के अंदर, 1856 के अंदर स्टूडेंट्स इनका बर्थ होता है. ओके, और 1977 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है. तो बहुत ही कम उम्र में इनकी डेथ हो जाती है तोरू दत्त की.
तोरुदत्त की एज उस समय 21 ही थी जब इनकी डेथ हो जाती है। अब तोरुदत्त का जो लिखने का जो स्टाइल था ना, ये आप याद रखना कि तोरुदत्त का जो लिखने का स्टाइल था या इनकी जो लिखने की थीम्स होती थी, उसकी कंपैरिजन की जाती है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के यंगर रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स। आपने जॉन कीट्स का नाम सभी ने सुना है स्टूडेंट्स। जॉन कीट्स वन ऑफ द यंगर रोमांटिक्स, वन ऑफ द फेमस यंगर रोमांटिक्स, जो भी बहुत कम उम्र के अंदर उनकी डेथ हो जाती है जब वो सिर्फ और सिर्फ 26 साल के थे। ओके, तो अगर अपने उनकी बात करें, हमारे जॉन कीट्स की बात करें, तो बहुत कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। और तोरुदत्त की तो उनसे भी कम एज में डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स की तो 26 में हुई थी और इनकी 21 में हो जाती है। लेकिन इनका जो स्टाइल है बहुत हद तक वो किससे मैच करता है, जॉन कीट्स से मैच करता है, क्योंकि वो भी रोमांटिक पोइट्री लिखते थे, नेचर पोइट्री लिखते थे। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, नेचर पोइट्री लिखती थी। ओके, तो इनका जो स्टाइल था वो किससे मैच करता है, जॉन कीट्स से मैच करता है। वॉज अ फेमस इंडियन पोइट एंड ऑथर। ये क्या है, बहुत ही फेमस इंडियन पोइट रही है। आपको बताई दिया आपको मैंने कि फर्स्ट इंग्लिश पोइटेस हैं ये हमारी, एंड ऑथर है। शी वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। ये कैलकाटा में इनका जन्म होता है। टुडे कोलकाता, जिसको आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं, जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस समय इसको अपने कैलकाटा कहते थे। शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन पूरी की थी वो कहाँ की थी, फ्रांस और इंग्लैंड में पूरी की थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इनकी जो एजुकेशन होती है वो फ्रांस और इंग्लैंड में पूरी होती है। शी रिटर्न टू इंडिया इन अर्ली 1873। ये भारत कब वापस लौटती हैं, 1873 के शुरुआत के अंदर, आफ्टर द डेथ ऑफ हर एल्डर सिस्टर अरु। अब इनकी बड़ी सिस्टर जो होती है अरु, उसकी डेथ हो जाती है, कब हो जाती है, 1872 के अंदर होती है, 1872 में हो जाती है। अब आपको बता दूं कि इनके फैमिली के अंदर इनके भाई और बहन थे जो कि इनसे बड़े थे, और तोरुदत्त सबसे छोटी थी। सिस्टर का नाम आपने यहाँ पे अरुदत्त देख लिया, और इनके जो भाई थे उनका नाम था अब्जू। ओके, एंड बिगन लर्निंग संस्कृत। और ये 1873 में भारत वापस आ जाती हैं, कहाँ से, इंग्लैंड से, और फिर यहाँ पे आके इन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया। शी हैज रिटन पोइट्री इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में ही पोइट्री लिखी। शी हैव ऑल्सो कन्वर्टेड मैनी पोइम्स फ्रॉम संस्कृत टू फ्रेंच एंड इंग्लिश। बहुत सारी ऐसी पोइम्स थी संस्कृत से, बाद में इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया किसमें, फ्रेंच में और इंग्लिश में। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि तोरुदत्त बेसिकली तो बंगाली थी, अब इनको बंगाली भी आती थी, संस्कृत भी आती थी इनको, इसके अलावा इनको फ्रेंच भी आती थी और इंग्लिश। ओके, हर फेमस वर्क्स इंक्लूड, अब अपने अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये इनका फेमस वर्क है अ शीप ग्लीन इन फ्रेंच फील्ड्स, कंसिस्टिंग ऑफ हर ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ऑफ फ्रेंच पोइट्री। और इसके अलावा इन्होंने जो फ्रेंच पोइट्री थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। एन एनिशियन बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान विच कंपाइल्स हर ट्रांसलेशन एंड अडेप्टेशन फ्रॉम संस्कृत लिटरेचर। अब अगर अपने इनके वर्क्स की बात करें, एनिशियन बैलेड्स की बात करें या लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान की बात करें, तो इनका जो अपने को ट्रांसलेशन मिलता है, जो कि कहाँ से अडॉप्टेशन था इनका, संस्कृत लिटरेचर से था। एंड ऑल्सो दिस प्रेजेंट पोइम, और हमारी जो आज की पोइम है वो भी संस्कृत लिटरेचर से आपको ऐसा लगता है कि उसने अडॉप्ट किया उसको। ओके, और बात करते हैं तोरुदत्त के बारे में। अब अगर अपने इनके बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो एक बुक आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बुक है, बुक का आप नाम देख रहे हैं, एनिशियन बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। ये वो बुक का कवर पेज है जिस बुक के अंदर उनकी पोइम्स को पब्लिश किया गया था। ओके, जो हमारी आज की पोइम है वो भी इसी कलेक्शन में से है, एनिशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान में से है। तो ये उस बुक का कवर पेज आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। बैकग्राउंड देखते हैं। तोरू वॉज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स आफ्टर एल्डर ब्रदर अब्जू एंड सिस्टर अरु। अब जो तोरुदत्त थी वो अपने पेरेंट्स की सबसे छोटी बेटी थी। उनसे बड़े कौन थे? उसका ब्रदर अब्जू और सिस्टर अरु। हर ब्रदर डाइड इन 1865 ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। अब इनके जो ब्रदर हैं उनकी डेथ हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी की डिजीज से इनकी डेथ हो जाती है 1865 के अंदर। हर फैमिली माइग्रेटेड टू यूरोप व्हेन शी वाज 13 इन 1869। अब इनकी फैमिली क्या हो जाती है, यूरोप में माइग्रेट हो जाती है, वहां से चली जाती है जब वो सिर्फ कितने की थी, 13 साल की थी, इन 1869।
इन 1872 हर एल्डर सिस्टर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब 72 के अंदर इनकी जो सिस्टर होती है अरु, उसकी भी डेथ किससे हो जाती है? ट्यूबरक्लोसिस से हो जाती है। 1873 के अंदर क्या होता है? शी केम बैक टू इंडिया, भारत वापस आती है, एंड शी लर्न्ड संस्कृत, और इन्होंने यहां पे संस्कृत सीखा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। शी रॉट दिस पोइम वाइल शी लिव्ड इन यूरोप। अब इस पोइम को इन्होंने कब लिखा? जब ये यूरोप के अंदर थी। ओके, जब ये कहां पे थी? यूरोप के अंदर थी, मतलब उस समय ये कहां पे थी? फ्रांस के अंदर थी। ओके, शी हैड लॉस्ट हर बिलव्ड सिबलिंग्स एंड वाज मिसिंग हर नेटिव लैंड। उन्होंने अपने बड़े भाई बहन, जो सिबलिंग्स बड़े भाई बहन, उनको खो दिया था और अपनी नेटिव लैंड को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मतलब ये उस समय जहां पे रहते थे ना, इंडिया के अंदर, कोलकाता के अंदर रहते थे, तो उसको ये बहुत मिस कर रही थी। शी रॉट दिस पोइम विच इंक्लूड्स हर स्वीट चाइल्डहुड मेमोरीज। तो इन्होंने इस पोइम को लिखा, जो कि इस पोइम के अंदर उन्होंने क्या डाला? अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को डाला, कि उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, उनकी जो बचपन की जो मीठी यादें हैं, वो इस पोइम के अंदर उन्होंने डाली हैं। एंड पेन ऑफ मिसिंग हर सिबलिंग्स एज वेल, और अपने सिबलिंग्स को, अपने बड़े भाई बहनों को खोने के बाद में क्या दर्द महसूस करती है, वो इसको भी उन्होंने इस पोइम के अंदर डाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था तोरू दत्त का, कि तोरू दत्त बेसिकली क्या थी? बंगाली थी, और बाद में इन्होंने अपना रिलीजन भी चेंज किया था, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया था। ओके, गोविंद चंद्र इनके फादर का नेम था, और ये एजुकेशन के लिए यूरोप जाती है, इंग्लैंड भी गई है, फ्रांस भी गई है ये। ओके, इन्होंने फ्रेंच में भी लिखा, इंग्लिश में लिखा, संस्कृत में भी लिखा इन्होंने, और बहुत सारी संस्कृत पॉइम्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया। और जो इनका फेमस वर्क था, आप यहाँ पे देख रहे हैं, एनिशियंट बैलेड्स, जो कि इस बुक के कवर पेज पर है ना, एनिशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये इनका फेमस वर्क था, इनकी फेमस कॉम्पोजिशन थी। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन तोरू दत्त का। बहुत कम उम्र के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, कि जब ये सिर्फ कितने साल की थी? ये ओनली 21 ईयर्स की थी जब इसकी डेथ हो जाती है। ओके, और इनका जो कंपैरिजन है वो किससे किया जाता है? हमारे इंग्लिश लिटरेचर के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यंगर रोमांटिक जॉन कीट्स से, क्योंकि इनका जो लिखने का स्टाइल है वो जॉन कीट्स से काफी हद तक क्या होता है? मैच करता है। ओके, यहां आपको मैंने बताया कि फर्स्ट इंडियन पोइटेस थी हमारे इंग्लिश के अंदर, और ये इंडो एंग्लियन है। और इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट? इन्होंने एंग्लो इंडियन पोइट्री को भी लॉन्च किया था। कौन सी पोइट्री को? एंग्लो इंडियन पोइट्री। अब ये एंग्लो इंडियन पोइट्री क्या होती है? देखिए, दो टर्म्स है यहाँ पे अपने पास, एक है इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन तो क्या होता है? जो भारतीय होता है और इंग्लिश में लिखता है। और एंग्लो इंडियन क्या होता है? कि जिस पोइट के माता या पिता में से क्या होता है? एक विदेशी होता है। तो इन्होंने जो हमारे विवियन लुइस जो डरेजियो थे, उनके साथ में मिलके, और मनमोहन एक नाम आता है इसके अंदर, घोष, उनके साथ में मिलके किसको लॉन्च किया था? इन्होंने एंग्लो इंडियन पोइट्री को भी लॉन्च किया था। ओके, तो अब हम बात करेंगे इनके कुछ फेमस पॉइम्स की बात करेंगे। तोरू दत्त के कुछ यहाँ पे फेमस पॉइम्स आपके लिए देखिए। द लोटस इनकी बहुत फेमस पॉइम रही है, सावित्री है, लक्ष्मण है, अवर कैजुलर ट्री जिसको हम पढ़ने वाले हैं, और क्रिसमस है। ज्यादातर तो इन्होंने क्या लिखी है? लेजेंडरी टेल्स लिखी है, जैसे सावित्री की टेल है या लक्ष्मण की है, जिनको कि बाद में इन्होंने एक टाइटल और भी दिया था, सिंधु। सिंधु भी इन्होंने किसको दिया था? वो श्रवण कुमार के लिए, सॉरी, श्रवण कुमार पे जो इन्होंने पॉइम लिखी थी उसका टाइटल क्या रखा था? इन्होंने सिंधु रखा था। लोटस भी इनकी पॉइम है, सावित्री है, लक्ष्मण है, अवर कैजुलर ट्री जो आपकी प्रेजेंट पॉइम है जिसको अपने डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, और क्रिसमस भी इनकी फेमस पॉइम रही है। ओके, तो अब अपने बात करते हैं कि जो अवर कैजुलर ट्री पॉइम है वो किस तरीके की पॉइम है। ओके, तो सबसे पहले अपने बात करें, अगर इसके पॉइंट नंबर 1 की तरफ देखें तो क्या है? एन ऑटोबायोग्राफिकल पॉइम। अब ये ऑटोबायोग्राफिकल पॉइम क्या होती है? कि जिसमें हमारा जो पोइट है वो उसकी खुद की जो उसकी ओन लाइफ है, जो उसकी खुद का जीवन है, जब वो उसके बारे में लिखता है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस पॉइम की फॉर्म की बात करूं तो ये पॉइम क्या है? एक बैलेड के रूप में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? बैलेड। ओके, अब बैलेड आपको पता है कि बैलेड क्या होता है? बैलेड ऐसा एक लिरिकल पॉइम होती है जिसके अंदर हम किसी एक फिगर को ग्लोरीफाई करते हैं, या जब पूरी की पूरी पॉइम हम किसी एक इंडिविजुअल को हम क्या करते हैं? एड्रेस करते हैं। अब जैसे इसके अंदर उन्होंने क्या किया है? कैजुलिना ट्री को एड्रेस करते हुए उसको ग्लोरीफाई किया है, उसके बारे में अपने को बताया है।
तो बैलेड के अंदर यही तो होता है कि जब अपने किसी एक फिगर को या एक कैरेक्टर को हम ग्लोरीफाई करते हैं, मतलब कि उसकी हम तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसको हम एडमायर करते हैं, और या हम उसको एड्रेस करते हैं, मतलब उसको सारी की सारी पोइम हम संबोधित करके लिखते हैं। लेकिन दूसरा जो इसके अंदर एलिमेंट आता है वो ये आता है कि आपको ना इसमें तोरू दत्त ऐसा लगेगा कि एलिजिक टोन में लिख रही है, मतलब उसको बड़ा दुख हो रहा है कि उसके सिबलिंग्स चले गए हैं, किस तरीके से वो पेड़ के नीचे खेलते थे। ओके, तो थोड़ा सा आपने को ऐसा लगता है कि इसके अंदर एलिजी का भी टच आता है। किसका आता है? एलिजी का। ओके, तो आप ये कह सकते हैं कि अवर कैजुरिना ट्री के अंदर देयर इज अ ब्लेंड ऑफ बैलेड एंड एलिजी। इन्होंने टू पोएटिक फॉर्म्स को, लिटरेरी फॉर्म्स को, इन्होंने लिटरेरी जनर्स को, टर्म्स को इन्होंने ब्लेंड किया है। बैलेड भी आपको लगता है, बैलेड तो बिल्कुल है, ये क्लियरली है, लेकिन एलिजी इसके अंदर अपने को रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा लगता है कि एलिजिक टोन में वो लिख रही हैं। ओके, तो अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं। जो दूसरी बात है, द पोइम अंडरलाइंस द इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरीज इन ह्यूमन लाइफ। अब पोइम किस बात को अंडरलाइन करती है कि मानव जीवन के अंदर, ह्यूमन लाइफ के अंदर उसकी मेमोरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं कि हमारे लाइफ के अंदर हम कौन सी मेमोरीज को याद रखते हैं जो हमारे लिए बहुत ही इमेमोरेबल होती हैं, जो हमने अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड किया होता है, या हमने चाइल्डहुड के अंदर जो चीज़ें हमने की होती है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके, वो चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर क्या बन जाती है? इमेमोरेबल बन जाती हैं। ओके, फिर जो तीसरी बात है, द ट्री ब्रिंग्स टू हर माइंड द मेमोरीज ऑफ टाइम व्हेन शी यूज्ड टू प्ले अंडर इट विद हर ब्रदर एंड सिस्टर। अब ये जो पेड़ है ना, जिसके नीचे अपने चाइल्डहुड के अंदर वो अपने भाई बहनों के साथ खेलती थी, अपने सिबलिंग्स के साथ वो खेलती थी, तो वो जो ट्री है वो उसके माइंड में उन मेमोरीज को वापस लेके आता है। ट्री कौन सा? कैजुरिना ट्री है। वो उनकी जो मेमोरीज हैं वो उनको वापस लेके आता है कि किस तरीके से वो खेला करती थी अपने भाई बहन के साथ में। ओके, यहां पे बता दिया। अब फोर्थ पॉइंट में देखिए, तोरू हैड लॉस्ट हर ब्रदर एंड सिस्टर। अब तोरू क्या करती है? अपने भाई बहन को खो देती है। आपको मैंने बताया था ना कि 1865 के अंदर तो क्या होता है, उनके भाई की डेथ हो जाती है, और 1872 के अंदर क्या होता है, देखिए 1865 के अंदर तो किसकी डेथ होती है? उसके भाई की, अब्जू की। और 1872 के अंदर किसकी हो जाती है? उसके सिस्टर की हो जाती है ना, अरुदत्त की। तो कह रहे हैं तोरुदत्त हैड लॉस्ट ब्रदर एंड सिस्टर एंड शी हैज पुट हर मेमोरीज इन दिस पोएम। तो उन्होंने अपनी यादों को, अपनी मेमोरीज को इस पोएम के अंदर डाला है। एंड एक्सप्रेस हर फीलिंग्स इन दिस पोएम, और इस पोएम के अंदर उन्होंने अपनी खुद की जो फीलिंग्स को क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, कुछ लाइन्स हैं जो कि कॉट की गई हैं उनकी फेमस, जो हमारी इसी पोएम में से, ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस फॉर योर sakes shall the tree be our dear। ओके, कहते हैं ना कि ओ स्वीट कंपेनियंस, किसको बोला उसने? अपने भाई बहनों को बोला है। ओके, कि मैं तुम्हारे उन मतलब साथियों की वजह से, ओके, जो तुम्हारे नीचे खेले हैं, क्योंकि वो पेड़ ही ऐसी चीज है जो सारी चीजें उनको वापस याद दिलाता है। तो इसलिए उस पेड़ को कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम इसलिए मेरे मतलब मेरे बहुत करीब हो, या मेरी मेमोरी में तुम बहुत डियर हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नीचे ही मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन खेला करते थे, और हमारी चाइल्डहुड की इतनी स्वीट मेमोरीज रही हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, यहां पे आपने क्या देखा कि आज हमने ये देखा कि तोरू दत्त कौन है, उनका लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। ओके, और फिर हमने कैजुरिना ट्री की बात की है कि कैजुरिना ट्री क्या होता है। ऐसा ट्री होता है, बेसिकली कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे घोड़े की पूंछ के बाल जैसे होते हैं ना। और वो पेड़ हमारी पोइटेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो चाइल्डहुड में उसके नीचे अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। वो पेड़ उसके लिए एक सिंबल बन जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कैजुरिना इज अ सिंबल फॉर द पोइटेस। ये पोइटेस के लिए एक सिंबल बनता है। थ्रू द कैजुरिना ट्री शी एक्सप्रेसेस हर हर अफेक्शन टुवर्ड्स हर ब्रदर एंड सिस्टर, कि किस तरीके से अपने भाई बहनों के प्रति जो उनका अफेक्शन है वो उसको एक्सप्रेस करती है। वो पेड़ ही एक ऐसा मीडियम बनता है, ऐसा सिंबल बनता है कि जिससे हमें लगता है कि वो पेड़ को तो सिंबल के रूप में यूज कर रही है और अपने भाई बहन को वो याद कर रही है। ओके, तो हम हमारी नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट 2 आएगा इसका, ये इसका पार्ट 1 था कैजुरिना ट्री का, तो हम इसके पार्ट जो 2 है उसमें हम जो इस पोइम का टेक्स्ट है, जो उसकी फीलिंग्स हैं तोरू दत्त की,
और इन्होंने पोइम को कैसे कंपोज किया। आपको मैं बता दूं कि इस पोइम के अंदर 5 स्टैंजाज हैं, थोड़ी लेंथी पोइम है, और हम इसके सेकंड पार्ट में इस पोइम को पढ़ेंगे। 5 स्टैंजाज को हम 2 भागों में कंप्लीट कर लेंगे। लेंथी पड़ेगा आपके लिए एक भाग में, तो इसलिए आपको 2 पार्ट्स में जो पोइम अवेलेबल हो जाएगी। तो टोटल इस पोइम के 3 पार्ट्स रहेंगे। तो ये आपके लिए पार्ट फर्स्ट है, जिसमें आपने ये सीखा कि किस तरीके की पोइम है। ऑटोबायोग्राफिकल है, बैलड तो है ही है, इसके अलावा इसमें एलिजिक टोन भी आती है, तो आप इसको एलिजी भी कह सकते हैं। ओके, तो अपने ब्रदर्स और सिस्टर के प्रति जो उसका अफेक्शन है वो उसको एक्सप्रेस करती है इस पोइम के माध्यम से। और पेड़ उसके लिए क्या बन जाता है, कैजुरिना इज बिकम अ सिंबल फॉर द पोइटेस, वो पोइटेस के लिए एक सिंबल बन जाता है। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपको तोरूदत्त के बारे में पता चला होगा, आपको उसका पोइटिक बैकग्राउंड पता चला होगा। ओके, तो मिलते हैं हमारी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि इसी पोइम का पार्ट सेकंड है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।